रखने दीजिए। अभी हम मौजूद है आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत में गोधना है, पूरा शिवराम कहते हैं। यहाँ पर एक यहाँ के लाल ने होनहार कहते हैं कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन मानी जाने वाली जो परीक्षा होती है IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आप हमारी वीडियो में देखते रहते हैं जिस तरह से हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं शिक्षा के लिए, तो वो सफलता इन्होंने हासिल की है। चलिए क्या है इनकी संघर्ष गाथा, आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि इन्होंने कितने प्रयासों में कैसे इनकी सफलता की क्या रणनीति रही है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद पूरा परिचय हो जाए हमारे दर्शक। जी। मैं राहुल भारती, यहाँ ग्राम पूरा शिवराम बसी अशरफपुर का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन यहाँ अंबारी से की है, सरस्वती शिशु मंदिर से। उसके बाद मैंने IIT लखनऊ से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। आफ्टर दैट मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड UPPCS 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी मैं MSME डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर लखनऊ में वर्किंग हूँ एंड तब से मैं UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो इस साल मुझे UPSC में ये सक्सेस मिली है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जॉब में रहते हुए तैयारी करना जो मुश्किल होता है, कितने घंटे निकालते हैं? इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट तो टाइम मैनेज करना, क्योंकि फुल टाइम जॉब होने के बाद आपको एक तो हेडक्वार्टर में 9 to 10 9 to 6 आपको रहना पड़ता है। उसके बाद टाइम निकालना आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब जो भी डेली का निकालते हैं 4 घंटे 5 घंटे, तो मैं ऐसा करता था। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कि मैं ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया फिर हफ्ते भर आराम कर रहे हैं। 4 घंटे ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े, तो ऐसे टाइम मैनेज होता है मेरा, उसी का रिज़ल्ट है ये। अच्छा, बहुत बड़ा सिलेबस होता है सर, आपको पता ही होगा कि GS से लेके एथिक्स से लेके मतलब प्री तो मान लीजिए CSAT की बातें छोड़ दीजिए, जब हम मेंस में आते हैं तो तमाम सारे ऐसे सब्जेक्ट जिसका हम कभी सामना नहीं किए होते हैं। तो हिंदी माध्यम से या बैकग्राउंड से आने वाले जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं युवा, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट करें? लाइक आई सेड, पहले आप पेपर को समझिए। अब बेसिक्स पहले सिलेबस देखिए। पहले आपको कम से कम 2-3 हफ्ते सिलेबस में लगाना है कि क्या क्या इसकी सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है। फिर प्रीवियस ईयर्स पेपर देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं। एंड बेसिक देखिए, सबसे पहला आता है जो हमारे रामबाण है सब चीज़ों का, NCERT से स्टार्ट करिए। NCERT आपको एकदम बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना सिर्फ रटना, उसको अंडरस्टैंड करना है। ओल्ड NCERT या न्यू? अब ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करता है। लाइक हिस्ट्री में ओल्ड NCERT ज़्यादा अच्छी हैं एंड ओल्ड के साथ साथ तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए न्यू कर सकते हैं, ओल्ड न्यू ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। NCERT इसको पहले बढ़िया से सब्जेक्ट को समझिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए, उनसे पूरे सब्जेक्ट को बढ़िया से स्टडी करिए। टाइम लगेगा आपको, कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे एक बार सिलेबस पूरा करने में, इतना बड़ा सिलेबस है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, वो करिए। पेपर्स लगाइए टाइम टू टाइम, एक सब्जेक्ट पूरा करके उसके पेपर्स लगाइए, फिर देखिए कहाँ पे कमी हो रही है, उसको फिर से रिवाइज़ करिए। बस यही करते रहना बार बार आपको। नहीं, आम धारणा होती है जैसे राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर या इलाहाबाद के छात्रों में कहते हैं कि लक्ष्मीकांत लीजिए, माजिद हुसैन लीजिए, या फिर झा श्रीमाले की NCERT की हो गई, तो बेस्ट क्या रहेगा, नोट्स से है या बुक्स? दोनों इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये, आप पहले NCERT के बाद आप ये स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, उस पर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, DD बसु है या कोई और ले सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। उससे आप नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते, कम टाइम होता है, तो उससे नोट्स बनाइए, उसको प्रिपेयर करिए। और बाकी जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे इकोनॉमी में रमेश सिंह है, माजिद हुसैन है, डॉक्टर खुल्लर है, ये सारी बुक्स ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छी हैं, तो इनको पढ़िए और बाकी नोट्स बनाते रहिए। उससे खुद के नोट्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे, किसी दूसरे के नोट्स फॉलो करने पे खुद के नोट्स रिवाइज करने में आसानी होती है। तो ऐसे ही करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड करें। राहुल जी, आपका ऑप्शनल क्या था? ज्योग्राफी जी। ज्योग्राफी के लिए आपने किसकी यूज़ किया आपने? मैंने कई सारी बुक्स की हैं, उसमें तो 7-8 बुक्स है करीब। पेपर टू पेपर डिपेंड करती है। पेपर 1 के लिए जैसे मैंने डॉक्टर खुल्लर की बुक पहले प्रेफर की, माजिद हुसैन की भी ली उसके लिए मैं, और एक है डॉक्टर सविंद्र सिंह, उनकी बुक की है। और पेपर 2 के लिए माजिद हुसैन है, करंट अफेयर्स है एंड डाउन टू अर्थ भी उस पर फॉलो किया है। लैंसेट पब्लिकेशंस आता है, उसको फॉलो किया है। और भी कुछ सोर्सेज रहे हैं छोटे मोटे, उनको किया है। रूपा पब्लिकेशन की एक बहुत पहले आती थी, ज्योग्राफी मेड सिंपल, उसको फॉलो किया है।
चलिए, लोगों में एक डर ये भी रहता है कि जो एक नया पेपर आ गया सत्यनिष्ठा अभिरुचि परीक्षा यानी एथिक्स, इसके लिए क्या कहें? एथिक्स एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे है। आप उसको पूरा रट्टा मारिए नहीं कर पाएंगे। अगर आप जो भी उसका मैटर उसको समझ गए तो आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको लिख सकते हैं बहुत अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स लिख के। तो उसमें बस आपको समझना है कि मैटर है क्या, उसको रटना नहीं है। उसको समझिए, उसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके लिखिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे उसमें। जिस तरह से लाखों युवा जो है हर साल यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होते हैं, लगभग 7-8 लाख युवा प्रारंभिक में ही छट जाते हैं, तो उनको प्रीलिम्स के लिए क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो 13% या 14% जो भी सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए, उनके लिए क्या रणनीति हो ताकि वो सीसैट को क्लियर कर सकें? जी, देखिए प्रीलिम्स तो देखा ही होगा, टाइम टू टाइम टफ होता जा रहा है। अभी कट ऑफ 50-60% से सीधे 44% पे, लास्ट टाइम 38% पे थी। तो उसके लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस ट्रेंड्स को फॉलो करना। पुराने कोचिंग्स में भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों का भी पुराने ट्रेंड्स को फॉलो करते जाते हैं, बट यूपीएससी अपने ट्रेंड्स हर साल बदलती रहती है। कभी कोई सब्जेक्ट पे फोकस कर दिया, कभी करंट पे। तो ऐसे करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि करंट अफेयर आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आपके 25-30 सवाल आराम से हो जाएंगे। प्लस आपके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, 4 जो बेसिक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, करंट से रिलेट करके भी कुछ आते हैं, तो उसको आसान कर सकते हैं। प्लस प्रैक्टिस, लाइक आई सेड, रिवीजन एंड प्रैक्टिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट 1-2 मंथ में ये बहुत करना है आपको। और सीसैट को तो भूलना नहीं है। सीसैट पे फोकस। सीसैट में जैसे दूसरा पेपर होता है बस क्वालिफाइंग होता है, इसको इंग्लिश के लेकर लोग घबराते हैं, थोड़ा सा जनरल मैथ हो गया या उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जैसे आपका हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के तो ज़्यादा क्वेश्चंस होते नहीं उसमें, बट आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसकी कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लॉजिक्स डेवलप होते चले जाएंगे। उसका यही सलूशन है, चाहे कंप्रेंसन हो चाहे ये हो, उसमें आपको उसको समझ के उसकी लॉजिक समझना है। लॉजिक के बेस पे या कॉमन सेंस के बेस पे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, बस उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ज़्यादातर स्टूडेंट कम्प्रिहेंशन में ही अटक जाते हैं और टाइम टेकिंग तो क्वेश्चन होता ही है बहुत ज़्यादा। अब उसके लिए उसका उनका भी क्या रणनीति? मेन यही है, आपको अपना लॉजिकल माइंड डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेन क्वेश्चन है कॉमन सेंस और लॉजिक का। कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता। आपका माइंड कितना अनबायस्ड होकर क्या सोचता है उस पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर उठाइए, 20 जब से स्टार्ट हुआ है अब तक के, उसको सॉल्व करिए, आपका आराम से हो जाएगा। जी। करंट अफेयर के लिए क्या कहेंगे आप छात्र? करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। मेन तो ये है कि डेली न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, खासकर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 पढ़ने चाहिए डेली। प्लस आप PIB डेली चेक कीजिए, गवर्नमेंट वेबसाइट है जिस पे डेली अपडेट्स आते हैं। हाँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एंड आपको फॉर वंस वीक का ट्वाइस वीक आपको RBI की वेबसाइट ज़रूर चेक करनी चाहिए, उस पर फाइनेंशियल अपडेट्स आते रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी से मोस्टली करंट अफेयर्स आते हैं, वो चेक करिए। एंड इतना इनफ है। लास्ट में आप किसी भी कोचिंग के एक मैगज़ीन ले सकते हैं कंपाइलेशन, उसको सप्लीमेंट के तौर पे, और ऐसे करिए। योजना या कुरुक्षेत्र पे क्या कहेंगे? योजना कुरुक्षेत्र एक अच्छा सोर्स है, बट मेंस के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा उन्हें। मेंस में ऐसा है कि जैसे आप डेटा एग्जाम्पल लिखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कुछ केस स्टडीज़ लिखते हैं, तो उस पर आपके नंबर्स अच्छे मिलते हैं। तो उनको आपको हर मंथ देखना चाहिए कि कौन सा सिलेबस से रिलेट हो रहा है। जैसे अभी लास्ट मंथ आई थी, उसमें जल जीवन मिशन पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आप हर महीने देखिए किस चीज़ पे आ रहा है, अगर यूज़फुल है उसका नोट्स बना के रख लीजिए, या स्क्रीनशॉट या फ़ोटो लेके, और मेंस के टाइम काम आएगा आपको। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से ही निकल के आपने यहाँ का नाम रोशन किया है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जितने भी युवा हैं, चाहे आगे देखिए आप, चाहे इलाहाबाद में हो चाहे दिल्ली में तैयारी कर रहे हों, तमाम सारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर वो जैसे ही 1 साल बीतता है अपना अटेम्प्ट अगर खो देते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए 2 शब्द। देखिए UPSC ऐसा एग्ज़ाम है, ये तो बस सपने होते हैं सबके कि पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, टाइम लगता है इसमें। आप अगर कितने भी अच्छे से करें, आपको 1.5-2 साल तो पहले सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे, उसके बाद अटेम्प्ट देंगे, उसमें टाइम। तो डीमोटिवेट नहीं होना, आपको बस अपने गोल पे फोकस रहना चाहिए कि हमें ये करना है। टाइम लग सकता है, किसी लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, किसी का लास्ट में, डजेंट मैटर, सेलेक्ट होना मैटर करता है।
आपकी सर्विस 2-3 साल कम हो जाएगी, वो मैटर नहीं करता, बट सर्विस में आ जाएंगे आप। तो डीमोटिवेट होने पे आप उससे पहले ये फोकस करना चाहिए कि हमारी कमियां क्या रह गई, उस पे फोकस करिए, उनको सुधारिए कि आगे ऐसा ना हो, जल्द से जल्द हमारी कमियां सुधर जाएंगी तो आप टाइम कम लगेगा आप। अच्छा, अभी तो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट निकला है, कुछ बच्चे आए हैं तो उनकी इच्छा है कि हम सिविल सर्विस में तैयारी करें। किस उम्र में या किस स्तर तक उनको, चाहे एकेडमिक में हो चाहे कॉलेज स्तर में, कब इनको शुरू करनी चाहिए? ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी के, एक तो ऐसा होता है कि लोगों का इंटरेस्ट कब जनरेट होता है, ये मैटर करता है। जैसे किसी को पहले से जाना सिविल सर्विसेज में, तो ग्रेजुएशन में आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। पहले तो आप सब्जेक्ट मैटर अच्छे चुनिए, जो भी सब्जेक्ट्स लेते हैं ग्रेजुएशन में, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट कर दिए, बेसिक्स को पढ़िए, एंड ग्रेजुएशन के बाद स्टैंडर्ड बुक पे आके अटेम्प्ट देना शुरू कर दीजिए। कभी-कभी ग्रेजुएशन में कुछ अलग सब्जेक्ट से होते हैं और मेंस देते हैं अलग सब्जेक्ट से। ये कहते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है या कुछ अलग है, ऐसी धारणा लोगों में होती है। जी, जी। तो उसके लिए क्या कहेंगे? अब देखिए, यहाँ पे एक बात आती है ईगो की। हाँ। मैंने कई लोग को देखा है, PSIR में टॉपर्स हैं लेकिन ऑप्शनल में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो इसको ईगो साइड में रख के आपको ये सोचना चाहिए कि लॉजिकल क्या है। जिस सब्जेक्ट में नंबर आ रहा है उसको लीजिए। मैं सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में नंबर्स आते हैं लेकिन उसके सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट चुना, ह्यूमैनिटीज़ का ज्योग्राफी लिया। तो ये आपको देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में। शुरू के 2-3 महीने सिलेबस देखिए, समझिए। GS पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो उसको चुनिए और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, स्कोरिंग है नहीं है, या अगर आप उसमें नॉर्मल स्कोर लाते तो GS में अच्छा कर सकते हैं कि नहीं। ये पर्सनल चॉइस है, बट इससे ऐसे बेसिक चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ऑप्शनल सेलेक्ट करते टाइम। जिन छात्रों का अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी हो तो उनके लिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन जो है, इसके लिए आप बुक सजेस्ट कर सकते हैं? बुक्स अभी जैसे मैंने पहले बताया, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 2 बुक्स जो सबसे बेस्ट है, सविंदर सिंह और डॉक्टर खुल्लर की। इसके अलावा आप माजिद हुसैन की पेपर 1 की ले सकते हैं, वो सप्लीमेंट के तौर पे। प्लस आपको डाउन टू अर्थ और लैंसेट ब्रिटेन मैगजीन है, ये दोनों फॉलो करना है। अब पेपर 2 के लिए माजिद हुसैन सबसे बेस्ट है, प्लस आप उसमें खुल्लर की एक आती है, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 में करंट अफेयर ज़्यादा आते हैं, वो करंट डेली फॉलो करिए जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड है। डाउन टू अर्थ हो गया, एंड योजना कुरुक्षेत्र में कुछ इशूज़ आते हैं, उनको फॉलो करिए। यही है। और मैपिंग के लिए माजिद हुसैन की एक आती बुक, उसको ले सकते हैं। एटलस का क्या रोल रहता है? एटलस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पेपर 2 में आपके 20 मार्क्स से आते हैं उसमें मार्किंग का। बट अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, अब करंट से ज़्यादा रिलेटेड आते हैं, तो आप डेली करंट अफेयर फॉलो करिए, जो भी लोकेशन न्यूज़ में रहे उनको फॉलो करते जाइए। एटलस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जो भी टॉपिक्स हैं, उनमें अगर आप मैप को ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क आपको मिल सकते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए एटलस की। चलिए, जाते जाते 2 सवाल हम और आपसे पूछेंगे कि मेंस में आपका क्या नंबर रहा? मेंस में मेरा 722 था एंड इंटरव्यू में 175। कभी ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीण प्रतिभाओं में या बोर्ड हमसे भेदभाव कुछ करता है, ठीक है, बैकग्राउंड को लेकर, क्या ऐसी धारणाएं हैं? अब ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं, अब ऐसे किसी पे कहा नहीं जा सकता क्या होता है, बट हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से मैं भी, उनके पास पूरा डेटा रहता है, जो भी ग्रामीण है, कास्ट, रिलीजन, सब आप उनको पता है, बट वहाँ पे आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते वो मैटर करता है। मेरे ही साथ के कई बच्चे थे, उनके कम नंबर आए, कुछ के ज़्यादा आए, तो वहाँ पे आप उस दिन आप कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को, आप कैसी अपनी ओपिनियन देते हो अनबायस्ड होके, कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हो, वो मैटर करता है। आपने कितना मेंस लिखा था? मेंस ये मेरा 3rd था, थर्ड। फर्स्ट इंटरव्यू 3rd मेंस। चलिए दोस्तों, इनकी वीडियो तो आती रहेगी, माता जी से मिलते हैं। कैसा लग रहा है कि आज बेटा राजा बन के लौटा? बहुत खुशी है हमको। बहुत खुशी है। जी जब तैयारी वगैरह करते थे इसके पहले, जी, तो क्या सहयोग रहता था आपका? बहुत सहयोग रहता था। हाँ। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को सहयोग करते हैं, इस तरह हम लोग भी किए हैं, और हमको बहुत खुशी है, हम बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा अपने ज़िले का, अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। आप ही लोग तो प्रेरणा स्रोत हैं, जी आप ही के सहारे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। चलिए, पिताजी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बेटे ने ये महत्वपूर्ण परीक्षा पास की है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ
बच्चों को साथ में पूरी जनता को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी क्षेत्र को बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारा बच्चा पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये हमारा बेटा पूरे क्षेत्र का बेटा है। और मैं हर माँ बाप से ही गुजारिश करूँगा कि हर माँ बाप बच्चों को अनुशासन के तहत शिक्षा दें, उनको सही दिशा दें और सही राह दिखाएं, तो हर बच्चा सफल हो सकता है। तो हम लाख परिश्रम करें, परिश्रम बाद भी सबसे बड़ा योगदान बच्चे का है। अगर बच्चा टैलेंट ना हो, अगर उसका गलत दुरुपयोग करे, गलत तरह की इस्तेमाल करे, तो बच्चा नहीं आगे जाएगा। तो सबसे बड़ा श्रेय बच्चे को मैंने जो भी खर्चा किया, जो भी मैंने इस्तेमाल किया, जो भी मैंने अपने मेहनत कमाई पैसा दिया, उस बच्चे को पैसा, उस बच्चे ने उस पैसा का सही उपयोग किया और सही तरीके से उन्होंने ध्यान दिया। आज भगवान वहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है। मुझे बड़ी एक कहावत है कि हो क्या कैसे है, वो नहीं होनहार वीरवान के होत चीकने पात। तो जब इनकी प्रारंभिक परीक्षा या शिक्षा दीक्षा हो रही थी तो कुछ ऐसा लग रहा था कि बेटा कुछ करेगा? नहीं सर, मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मैं बच्चों को सबसे पहले कहा, बेटा देखो ये मैं गरीब परिवार का हूँ और मेरी इस गरीब परिवार के मेहनत के पैसे को आप लोग सही उपयोग करिएगा, नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करना। मेरे बेटे उसका उपयोग किए और मुझे तभी भरोसा है कि मेरे बच्चे अगर गलत राह में नहीं जाना तो आगे जाएंगे और बच्चा करके दिखाए, मेरा बेटा कर दिखा। आजकल तो ये ट्रेंड है कि घर से गठरी बांध के लोग इलाहाबाद जाते हैं, 3-3 घंटा फिल्म देखते हैं और DBC यानी दाल भात चोखा वही खा के गुजारा करके नैनी और शास्त्री ब्रिज पे घूमते हैं। क्या हुआ? इलाहाबाद का ट्रेडमार्क है दाल भात चोखा। नहीं सर, मैं तो बच्चों को शुरू हिदायत दिया, बेटा कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं करना, गलत इस्तेमाल नहीं करना। आज मेरे बेटे गलत इस्तेमाल नहीं किए, ना गुटखा पार बीड़ी कुछ भी जमान नहीं रखे, सही तरीके उन्होंने उपयोग किया। ऐसा नहीं मैं भर दिया, चाहे मेरी गरीब में बच्चा जा उड़ाया, ऐसा मेरे बेटे नहीं है। हमारे बच्चे उसका सही इस्तेमाल किया, उसका फ़ायदा उनको मिला। और जाते जाते मैं बहुत मोस्ट एक पॉपुलर हैं टीचर अवध ओझा, आप तो जानते ही होंगे। उनकी बड़ी लाइन रहती थी कि राजा का बेटा कैसे, आप क्या बता रहे थे? हाँ, रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा, यही है ना। अब तो तमाम सारे ऐसे रील्स बनेंगे। अभी आपने देखा कि बकरी चराने वाला जो वहाँ का साउथ का महाराष्ट्र का था, जी। ऐसी तमाम सारी एक सक्सेस स्टोरियाँ आती रहेंगी दोस्तों। और बार बार मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करिए। देखिए कि आपका लाडला आजकल कर क्या रहा है। हालांकि सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में अब तो ऐसी क्रांति आ गई है कि आप घर बैठे क्या बताते हैं आपने, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, आप तमाम सारे ऐसे ऐप हैं जिसके ज़रिए आप घर पे स्टडी कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी के ज़रिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म हैं जिसके ज़रिए आप ये तैयारी पूरी करके आप भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे राहुल जी, इनके परिवार डॉक्टर नंदलाल जी हैं आप, और माता जी हैं, और तमाम सारे गांव के युवा हैं। और देखिए बड़े भाई हैं, बड़े भाई से तो हम आपको मिलाना भुला ही गए। भैया छोटा भाई आपका UPSC क्रैक करके आया, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। आज उनका दिन है, तो आप तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आज उनका दिन है और उन्होंने इसके लिए कड़ी परिश्रम उन्होंने किया है जी। लगातार मेहनत करते रहे और आज वो सफलता मिली है। उनका दिन नहीं है, आप बड़े भाई हैं, बड़ा भाई पिता का समान होता है। जब तक अगर आप अपने बैकिंग नहीं दी होती तो आज वो हौसले नहीं होते हैं। पता है आपको ना, तमाम सारे ऐसे युवा हैं जो बीच राह में ही छोड़ के रोजी रोटी की तलाश में अपना काम करते हैं, लेकिन आप लोगों के प्रोत्साहन से आज वो मुकाम हासिल किए हैं जिनके वो हकदार हैं। तो फिलहाल पूरा परिचय हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए, आप क्या करते हैं? मैं अभी भारत पेट्रोलियम में सेल्स ऑफिसर हूँ, इलाहाबाद में मैं अभी काम करता हूँ और इसके पहले मैं महाराष्ट्र में था। चूँकि अभी घर आ गया हूँ तो आना जाना आसान रहता है। एक गाना आया था दंगल फिल्म का, उसको बताना चाहूँगा। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। तो ये जो दंगल है हम सभी को लड़ना है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा श्रेय है, पिताजी का श्रेय है। हम लोग तो अपने दंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना काम करना ही है। उन्होंने अपना काम किया, हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया इसमें, हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, लेकिन श्रेय उनको, उनकी सफलता का श्रेय उनको ही जाता है और वो आगे बढ़ते रहें। और भी अटेम्प्ट्स इनके पास हैं, उसको अच्छे से भुनाएं और भी ऊपर जाएं। रैंक सुधर सके। यस, ठीक। राहुल जी, मैं चाहूँगा एक बार आप लोग खड़े हो जाइए। और दोस्तों, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। उनका कहना था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। और साहब आप भी आ जाइए, आइए। और आपको बता दें कि हमारे साथ साहब संजय जी हैं, जो हम लोग दिन रात समाज के लिए ऐसा कार्य करते हैं ताकि समाज में शिक्षा और जागरूकता बनी रहे।
क्षेत्र के गौरव के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूँगा कि ये एक शान जो है युवा दिलों के लिए धड़कन जो है हमारे बीच में है। और आप जैसा इंटरव्यू में भी देखें, इतनी डिटेल्स जानकारी जो है आपको हर स्टेप पर दिए हैं। ये युवाओं के लिए एक मैसेज है और पूरे क्षेत्र के लिए। ये ग्रामीण क्षेत्र के जो हिस्ट्री आपने अभी सुना है, ये बहुत कम लोग बताते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बता देंगे तो हो सकता है लीकेज ना हो जाए। कुछ ऐसी भी प्रतिभाएं अपने को छिपाने का काम करते हैं, लेकिन पूरा परिवार जो है, आप समझ रहे हैं कि पूरा परिवार बिल्कुल ओपनली जो है समर्पित है। बड़े भाई अभी इंजीनियर साहब कह रहे थे कि एक दंगल है, ये संघर्ष है जीवन का। सब लोगों ने अपना रोल अदा किया है। बड़े पिताजी हैं, ये पूरा परिवार जॉइंट फैमिली मिल करके बिल्कुल जो एक टीम वर्क होता है, जिसको कहते हैं टीम वर्क, चैम्पियन बनना, तो पूरी टीम वर्क के साथ आप लोगों ने। और मैं तो कहूँगा कि ये पुण्य कर्म है पूर्वजों का भी, आपके माता पिता जो आप लोग हैं, इन लोगों का। अब जैसे राहुल जी के मामा मामी का भी पुण्य कर्म रहा होगा, जो आगे जो है आज चल करके ये पुण्य कर्म आज एक अच्छे फल में डेवलप हुआ है, जिसका जो है छाया इस घर को नहीं, इस क्षेत्र को ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया को हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसा अभी उनका टारगेट है, पूरे देश के लिए काम करेंगे। इसके लिए बहुत मैं शिक्षक परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आशा और उम्मीद ज्ञापित करता हूं कि जो इनकी ऊंचाई है उस राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के उसको अपना निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। आपने बताया था जो डिटेल के बारे में, तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जाते जाते आप बाबा साहब, जिनकी बदौलत हमको ये अधिकार मिला है, आज हम इस मुकाम तक हासिल हुए हैं, 2 शब्द उनके। डेफिनेटली उनका एक लाइफ स्टोरी आप एक नहीं है, कई सारी हैं। आप उनकी पूरी लाइफ देखें तो स्ट्रगल रही है, बट फिर भी उन्होंने ये हार नहीं मानी कि यहाँ इतनी सारी कठिनाई है। वो अपने डेडिकेटेड रहे अपने लोग गोल को लेके कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। तो वो इंस्पिरेशन सिर्फ मुझे लगता है सबको लेनी चाहिए, चाहे हमारा कोई भी लाइफ गोल हो, उनको आइडियल मान के चलना चाहिए कि कितनी कठिनाइयाँ आने के बाद भी आज तो हम लोग के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तब इसका 1% भी नहीं था। तो उसको एक हमें फॉलो करना चाहिए कि इतना डेडिकेटेड हो जाए कि इन कठिनाइयों भी थोड़ी बहुत ऑब्स्टिकल से हमें फ़र्क ना पड़े। तो इसी को ध्यान रखिए सब लोग। हाँ, बाकी बेस्ट ऑफ लक। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।